हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना, यानी अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर। देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना या हम ये कह सकते हैं कि पुष्प की सामान्य संरचना। देखिए, यह क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछा जाता है, यानी ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है, इसलिए ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो देखिए, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए, पुष्प चूंकि पाए जा रहे हैं जिस पौधों में, उनको हम कहते क्या है। तो देखिए, बेसिकली जो आवृतबीजी यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, यानी आवृतबीजी पादपों में पुष्प का पाया जाना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी पुष्प जो होते हैं ओवरऑल आवृतबीजी पादपों का विशिष्ट लक्षण होते हैं। और दूसरी बात क्या है, पहले तो क्या हो गई कि जो पुष्प होते हैं वो आवृतबीजी पादपों में पाए जाते हैं, और दूसरा क्या है कि जो पुष्प होते हैं वो किसी भी आवृतबीजी पादपों का जनन अंग होते हैं, यानी पुष्प ही पौधे का जनन अंग हो या जनन भाग होते हैं। और तीसरा है कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी एक मॉडिफाइड शूट होता है। तो देखिए, पेपर में भी पूछा जाता है कभी कभी कि पुष्प है तो पुष्प क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है, यानी एक मॉडिफाइड शूट होता है। क्योंकि प्ररोह का भाग होता है, प्ररोह का भाग ही आगे चल के किस में रूपांतरित हो जाता है, फ्लावर में, इसलिए पुष्प क्या होता है, एक प्रकार का रूपांतरित प्ररोह होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे तीन चीजें याद रखनी है कि जो पुष्प होते हैं ये आवृतबीजी पादपों में ही पाए जाते हैं, यानी आवृतबीजी पादपों के समान लक्षण होते हैं कि उनमें पुष्प जो हैं पाए जाएंगे, इसीलिए इनको हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अब चूंकि पुष्प जो होते हैं किसी भी पौधे के, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके क्या होते हैं, जनन भाग या जनन अंग होते हैं। अब अगला है कि पुष्प एक क्या है, रूपांतरित प्ररोह है। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। अब चलिए, यदि हम बात करते हैं किसी एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना की, तो देखिए सबसे पहले यदि हम किसी भी प्रारूपिक पुष्प की संरचना को देखें तो उसमें कई सारे भाग दिखाई देते हैं। यहां पे देखिए, हम एक एक करके भाग, यहां पे आप चित्र का डायग्राम जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप इसके नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से जो एक नॉर्मल पुष्प की संरचना है उसमें आपको कई सारे भाग दिखाई देते हैं। तो यहां पे हम एक एक करके जो पुष्प के सभी भाग हैं उनको क्रमशः समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुष्प वृंत या डंठल क्या होता है। इसको हम पेडिकल बोलते हैं या फ्लावर स्टॉक कहते हैं। तो देखिए, पुष्प वृंत या डंठल की यदि हम बात करें, या इसको हम पेडिकल कहते हैं, तो पुष्प वृंत क्या होता है। देखिए, यह पुष्प का वृंत अथवा डंठल होता है, तथा जिन पुष्पों में वृंत अथवा वृंत पाया जाता है, वृंत या डंठल, ऐसे पुष्पों को हम सवृंती पुष्प कहते हैं। यानी जिन पुष्पों में वृंत या डंठल पाया जाता है उन पुष्पों को हम सवृंती पुष्प कहते हैं। वही यह पुष्प का कौन सा भाग होता है, वृंत या डंठल होता है, जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। तो पुष्प वृंत या डंठल आपको समझ में आ गया होगा कि यह पुष्प का वह भाग होता है जो इसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा, टहनी या तने से जुड़ा रहता है। तो आपको यह याद रखना है, सबसे पहला क्या है, पुष्प वृंत या डंठल। यह पुष्प का वृंत या डंठल होता है जिसके द्वारा पुष्प जो होता है किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होता है। और जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से ऐसे पुष्प में जिनमें कि वृंत पाए जाते हैं, उन पुष्पों को हम क्या कहते हैं, सवृंती पुष्प कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पासन, या इसको थैलमस कहते हैं इंग्लिश में। तो पुष्पासन या थैलमस क्या होते हैं। तो देखिए, यह पुष्प का वह अंग है जिस पर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। अब देखिए, पुष्पासन क्या होता है, यह पुष्प का वह भाग होता है जिसके ऊपर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। अब आप यहां पे देखिए कि ये जो पुष्प का, ये तो चूंकि पुष्प का पुष्पासन है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या बताया कि पुष्प वृंत, तो पुष्प वृंत या पेडिकल, देखिए ये पुष्प का क्या है, वृंत है, यानी डंठल वाला भाग है, नीचे वाला भाग, जिसके द्वारा पुष्प किसी भी शाखा या टहनी से जुड़ा होगा। वहीं दूसरा क्या है कि पुष्पासन या इसको हम क्या कहते हैं, थैलमस। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पुष्प का ये वाला भाग, देखिए पुष्प का ये वाला जो पूरा भाग होता है जो कि क्या कहलाता है, थैलमस या पुष्पासन कहलाता है। अब देखिए क्या कहता है कि इसके ऊपर पुष्प के चारों भाग उपस्थित होते हैं। यानी देखिए, पुष्प के चारों प्रमुख भाग, यानी हम कह सकते हैं कि जो बाएं दल पुंज है, ये वाला भाग हमारा बाएं दल, इसके बाद जो पुमंग होता है और जायांग हो गया, और इसके अलावा
जो पूरा का पूरा ये वाले भाग होते हैं, यानी ये जो करोला वाले भाग होते हैं, यानी जो दलपुंज होते हैं, ये सभी के सभी चूंकि आप देख सकते हैं कि किसके ऊपर उपस्थित है, थैलमस के ऊपर, तो इसलिए यह पुष्प का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यह पुष्प का आसन होता है, यानी पुष्प का सिंहासन होता है, जिस पर पुष्प के चारों भाग जो हैं या पुष्प के चारों प्रमुख भाग जिसके ऊपर आश्रित होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब चलिए यहां पे देख लेते हैं कि पुष्प के 4 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है बाएं दलपुंज, या इसको हम बोलते हैं कैलिक्स। तो यदि हम बाएं दलपुंज की बात करते हैं तो देखिए यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, और इसकी जो प्रत्येक इकाई होती है, यानी इसकी जो यूनिट होती है, वो क्या कहलाती है, बाएं दल या सेपल कहलाती है, और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। आप अधिकतर पौधों में देखोगे कि जो बाएं दलपुंज होते हैं या कैलिक्स होते हैं, ये प्रायः आपको हरे कलर के ही दिखाई देते हैं। तो आप देखोगे कि पुष्प का जो सबसे निचला यानी बाहरी भाग होता है, वो क्या कहलाता है, बाएं दलपुंज कहलाता है, और इसकी हर एक इकाई यानी यूनिट जो है वो बाएं दल या सेपल कहलाती है। अब इसके बाद देखिए दलपुंज। दलपुंज की यदि हम बात करें तो दलपुंज जो होता है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं करोला। अब दलपुंज की यदि हम बात करते हैं तो यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, तथा इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, दल कहलाती है, यानी पेटल कहलाती है। वहीं जो दल होते हैं ये अलग अलग रंग के हो सकते हैं, और दल जो होते हैं ये पुष्प को आकर्षक बनाते हैं, जिससे कीट उनकी ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिए यहां पर किसी भी यदि हम पुष्प की बात करें तो ये जो हरे कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक इधर भी हमने बना रखा है और एक इधर साइड भी बना रखा है। तो ये देखिए चूंकि ये क्या होते हैं, बाएं चक्र होते हैं, ये किसी भी पौधे का बाएं चक्र होता है या बाएं भाग होता है, और इनकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, बाएं दल कहलाती है, बाएं दल या सेपल कहलाती है। तो देखिए यहां पे यदि हम पर्टिकुलर किसी एक बाएं दल के लिए बोलेंगे तो बाएं दल बोलेंगे, लेकिन जब इकट्ठा इनको हम समूह के रूप में बोलेंगे तो इनको हम क्या बोलेंगे, बाएं दलपुंज बोलेंगे। लेकिन यदि इसकी एक यूनिट है, अलग अलग यदि हम बोलेंगे इनको, तो ये क्या है, बाएं दल हैं, और कई सारे बाएं दल मिलकर के बाएं दलपुंज का निर्माण करेंगे। तो इसकी यानी बाएं दलपुंज की जो यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, बाएं दल कहलाती है, और ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। आपको ये जो निचला वाला भाग देखोगे आप किसी फ्लावर में, ये अधिकतर आपको ग्रीन कलर के ही शो होंगे, यानी हरे कलर के ही दिखाई देंगे। वहीं इसके बाद हमने क्या बताया, जो करोला होता है हमारा, करोला को हम क्या बोलते हैं, करोला को हम दलपुंज बोलते हैं। तो देखिए करोला की इकाई जो है क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है या दल कहलाती है। देखिए ये चूंकि पूरे के पूरे जो आपको यहाँ पे पिंक कलर से हमने शो कर रखा है, ये पिंक कलर वाले पूरे भाग जो है ये क्या कहलाते हैं, दलपुंज कहलाते हैं। लेकिन जो इसकी एक यूनिट होती है वो क्या कहलाती है, दल कहलाती है या पेटल्स कहलाती है। तो यह चीज आपको याद रखना है। और देखिए दलपुंज जो होते हैं, ये दल जो होते हैं ये प्रायः हरे हरे, ये कई सारे रंगों के भी हो सकते हैं, और ये अलग अलग कलरफुल होकर के ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जब कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे और इस प्रकार से कीट इन पर बैठेंगे और परागण की क्रिया भी, पॉलिनेशन की क्रिया भी संपन्न होती है। तो चूंकि कैलिक्स के बाद जो हमारा करोला है जिसकी यूनिट पेटल्स या दल कहलाती है, यानी दलपुंज की इकाई क्या कहलाती है, दल कहलाती है। और दल का काम क्या होता है, पुष्प को आकर्षक बनाना, जिसके द्वारा जिस कारण से पुष्प जो होते हैं उनकी ओर कोई भी कीट जो है आकर्षित होते हैं और परागण या पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब यहां पे एक चीज नोट करनी है कि जो बाएं दलपुंज और दलपुंज होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र हैं। देखिए जो बाएं दलपुंज होता है और दलपुंज यानी कैलिक्स और करोला जो होते हैं ये पुष्प के सहायक चक्र होते हैं, जो कि पुष्प के आवश्यक चक्रों को सुरक्षा देते हैं। और इनका मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि जो पुष्प के आवश्यक चक्र होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए पुष्प का जो अगला प्रमुख भाग है वो है पुमंग, या इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। तो पुमंग या एंड्रोसियम की यदि हम बात करें तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, और यह पुष्प का जनन भाग होता है। और पुष्प का यह जनन भाग होता है, और कौन सा जनन भाग होता है, तो यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। यहाँ पे हमने नर नहीं लिख पाया तो आप यहाँ पे नर लिख लेंगे। तो यह पुष्प का नर जनन भाग होता है। इसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, और इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर कहलाती है। क्या कहलाती है, इसकी प्रत्येक इकाई जो है वो पुंकेसर कहलाती है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा पुंकेसर होता है, यानी इसकी इकाई जो पुंकेसर कहलाती है, यदि हम पुंकेसर की बात करते हैं तो पुंकेसर मुख्य रूप से यहाँ पे 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में मुख्य रूप से देखिए यदि हम एक पुंकेसर की संरचना की बात करते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, पराग कोश या एंथर होता है,
और परागकोश की जो पालियां होती है, चूंकि परागकोश यहाँ पे 2 पाली युक्त है, तो ऐसा नहीं है कि परागकोश हमेशा 2 पाली युक्त ही होते हैं, कभी कभी 1 पाली युक्त भी परागकोश होता है। तो इस परागकोश के अंदर जो है आपस में जो ये जो आपस में लोब दिख रहे हैं आपको, दोनों लोब जो दिख रहे हैं परागकोश के, ये आपस में जुड़े होते हैं और इनके जुड़ने के स्थान को हम क्या बोलते हैं, योजी या कनेक्टिव बोलते हैं। वहीं इनके नीचे वाला डंठल भाग जो है ये पुतंतु या फिलामेंट कहलाता है। अब इस परागकोश के अंदर क्या होती हैं, परागधानियां, या इनको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु या परागकण होते हैं, जो कि महीन पाउडर जैसी संरचना बनाते हैं और यही नरयुग्मक कहलाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए पुंगंग के बाद यदि हम बात करें किसकी, जायांग की, तो देखिए जायांग या इसको हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। अब यदि हम जायांग की बात करते हैं तो देखिए यह पुष्प का चौथा चक्र होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है और तथा पुष्प का यह आंतरिक आवश्यक चक्र है। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है तथा साथ ही साथ यह पुष्प का आंतरिक आवश्यक चक्र होता है। और यह जो है पुष्प का मादा जनन अंग है। यह पुष्प का कौन सा जनन अंग है, तो यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है और इसकी प्रत्येक इकाई जो है अंडप या कार्पल कहलाती है। क्या कहलाती है इसकी प्रत्येक इकाई, अंडप या कार्पल कहलाती है। तो यह पुष्प का चौथा चक्र होता है और पुष्प का जो पुष्प का मादा जनन भाग होता है और इसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, अंडप कहलाती है। अब चूंकि यहां पे आप देख भी सकते हो कि जो मुख्य रूप से गाइनोसियम होता है या जायांग होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपरी वाला भाग जो है वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहलाता है, जहां पे परागकण आकर के इंटर होते हैं जहां से। और वहीं जो दूसरा ये नलिका रूपी भाग होता है, ये पूरा का पूरा भाग यहां से लेकर के यहां तक का भाग ये क्या कहलाता है, वर्तिका या स्टाइल कहलाता है। और वहीं नीचे वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, अंडाशय या ओवरी कहलाता है। और अंडाशय या ओवरी के अंदर क्या होता है, बीजांड या ओव्यूल्स पाए जाते हैं और ये बीजांड या ओव्यूल्स जो है ये प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनसे कि पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहां पे एक प्रारूपिक पुष्प की जो संरचना है वो समझ में आ गई होगी। तो यहां पे आपको देखना है, अब आप डायग्राम में भी यहां पे देख सकते हैं कि जो ये एंड्रोसियम होता है इसकी इकाई क्या है, देखिए ये क्या है, पुंकेसर है। अब पुंकेसर में आपको 2 ही भाग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाला भाग एंथर या परागकोश कहलाता है और नीचे वाला भाग फिलामेंट, और ये दोनों भाग मिलके क्या कहलाते हैं, स्टेमेन या पुंकेसर कहलाते हैं। उसी प्रकार यहां पे आप देख सकते हैं कि जो गाइनोसियम वाला भाग होता है, तो गाइनोसियम जो मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बनता है। ऊपर वाला भाग जो है देखिए ये पूरा का पूरा जो ब्लैक कलर का पार्ट आपको दिख रहा है गोलाकार, फिर इसके बाद ये नलिका रूपी और ये वाला भाग, ये पूरा का पूरा भाग मिलकर के जायांग का निर्माण करते हैं, यानी मादा जनन भाग कहलाता है। तो इसमें नीचे वाली संरचना जो होती है ये ओवरी कहलाती है, ये आप देख सकते हैं ओवरी। फिर ओवरी के बाद ये जो पूरी संरचना होती है ये नलिका रूपी संरचना, इसको हम बोलते हैं स्टाइल या वर्तिका। और इसके ऊपर वाली संरचना जो होती है ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहलाती है। और ये आपस में तीनों चीजें मिलकर के कार्पल या अंडप कहलाते हैं, जो कि किसकी यूनिट होती है, जायांग या गाइनोसियम की। तो यहां पे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना जो है वो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।